नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज बात होगी महामारी और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर तैयार किए गए रोड मैप की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि स्किल, रीस्किल और अप स्किल के मंत्र के साथ देश भर के 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स का कौशल विकास किया जाएगा। नर्सिंग से जुड़ा सामान्य काम हो, होम केयर हो, क्रिटिकल केयर में मदद हो, सैंपल कलेक्शन हो, मेडिकल टेक्नीशियन हो, नए नए उपकरणों की ट्रेनिंग हो, इसके लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। इसमें नए युवाओं की स्किलिंग होगी और जो पहले से इस प्रकार के काम में ट्रेंड हो चुके हैं उन्हें अप स्किलिंग उनकी की जाएगी। इस अभियान से कोविड से लड़ रही हमारी हेल्थ सेक्टर की जो फ्रंट लाइन फोर्स है उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। 21 जून से जो टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, सरकार ने हर देशवासी को मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि कोविड नियमों का जो पालन है वो हर हाल में करना है। साथ ही उन्होंने 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी की भी अपील देशवासियों से की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महामारी ने साइंस, सरकार, समाज, संस्था और व्यक्ति के रूप में भी हमें अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए सतर्क किया है। पीपीई किट्स और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कोविड केयर और ट्रीटमेंट से जुड़े मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क जो है वो आज भारत में बना है। देश के दूर दराज के इलाकों में अस्पतालों तक वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पहुंचाने और 1,500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम जो है वो भी युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि बीते 7 साल में नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज और नए नर्सिंग कॉलेज के निर्माण पर बहुत ज्यादा जोर है। मेडिकल एजुकेशन और इससे जुड़े संस्थानों में रिफॉर्म्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो हमारी जनसंख्या है उसे देखते हुए हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स से जुड़ी जो विशेष सेवाएं हैं उनका विस्तार करते रहना आवश्यक है और इसको लेकर पिछले कुछ वर्षों में एक फोकस्ड अप्रोच के साथ काम किया गया है। आज प्रधानमंत्री के इस संबोधन से निकले, खासकर महामारी के इस एरा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो रोड मैप प्रधानमंत्री ने पेश किया है उस पर चर्चा करेंगे, उसके विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही इसकी संभावनाओं और चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। 2 बेहद खास मेहमान जुड़े हैं, आपसे उनका परिचय करवा दूं। डॉक्टर के मदन गोपाल हैं, आप सीनियर कंसल्टेंट हैं हेल्थ नीति आयोग। स्वागत है सर आपका। साथ ही डॉक्टर सुमित अग्रवाल हैं, आप साइंटिस्ट सी एंड प्रोग्राम ऑफिसर हैं ईसीडी डिवीजन आईसीएमआर। आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर के मदान आपसे। प्रधानमंत्री ने जो आज संबोधन दिया और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो एक रोड मैप उन्होंने दिखाया है और सबसे बड़ी बात जो आज उन्होंने कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसके तहत 1 लाख से ज्यादा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी रीस्किलिंग और अप स्किलिंग की जाएंगी। कितना महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत समय के अनुकूल ये कैश कोर्स चालू हुए हैं। जैसे महामारी का जब सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ था देश में, आपने देखा होता कैसे हमारी चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था है कितनी स्ट्रेन में थी, कितनी इस तरह के लोगों की आवश्यकता और इस तरह के आपके क्षमताओं की आवश्यकता का काफी महसूस किया गया, आवश्यकताओं को काफी महसूस किया गया, जिससे जो हमारे चिकित्सक जो साथी हैं, जो नर्स हैं, डॉक्टर हैं, उनके उसमें सहायता हो सके। ये बहुत रिक्वायर्ड है। जैसे ऐसे प्रोग्रेस जाता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें एक जो प्रशिक्षित आदमी है, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, जो मरीज की तरफ पूर्णतः ध्यान देना है, अगर वो उसका काम अगर कोई बांटने को मिल जाए तो काफी आसान हो जाता है। एक तरफ तो जैसे ये पैंडेमिक का सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ध्यान दिया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आप देखिए, हर प्रधानमंत्री जो पीएम केयर फंड है उससे हर कोने में पहुंच रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपके लिए, उसके लिए एक मार्गदर्शिका भी बना दी गई है कैसे इसका इस्तेमाल होना है पेरिफेरल लेवल पे। उसके साथ साथ में ऑक्सीजन प्लांट्स भी बन रहे हैं, साथ में बेड्स का भी निर्माण किया गया। ये सब जब सुविधाएं बढ़ी हैं, उसको सुविधाओं को चलाने के लिए आपको मैन पावर की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। जैसे कि हम लोग हमेशा से बात करते रहे हैं कि एक तो जैसे उन्होंने बहुत अच्छा मंत्र दिया है, एक तो स्किल करना, तैयार करो आदमी को, स्किल करना, अगर कोई पहले से तैयार हो उसको रीस्किल करना, अगर बहुत पहले से सीखा हो तो उसकी स्किल को अपडेट करो। तो स्किल
रिस्किल एंड अपडेटिंग स्किल्स, ये 3 चीजें हैं जिस पे फोकस करना है, लेकिन उसकी करने के लिए आपको यूथ चाहिए। तो यंग पीपल पे अगर फोकस करें, जैसे स्किलिंग इंडिया का एक जो अच्छा मूवमेंट चला है, उसमें हम लोग निःशुल्क और स्टाइपेंड के साथ लोगों को हम तैयार करते हैं। वैसे कोविड की महामारी में जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, सहायता करने के लिए, टू ऑगमेंट करने के लिए जो सेवाएं हैं, उसको और सुदृढ़ करने के लिए, सहायता पहुंचाने के लिए, तो ये एक यंग फोर्स का निर्माण है जो आपके चिकित्सक और नर्सों का जो कार्य है काफी हद तक के उनको मदद कर पाएंगे। बेसिकली 6 चीजों पे सपोर्ट करने की बात करी गई है। एक तो जैसे कि हमने देखा, हमारा जो अनुभव रहा है फेज 1 फेज 2 में, कि होम बेस्ड केयर काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो होम बेस्ड केयर जो करना है तो उसको कैसे किया जाएगा, उसमें क्या प्रशिक्षित है। आप ही देखिए, आप और हम में अगर होम बेस्ड केयर की बात करते हैं, हम लोग डॉक्टर से बात करते हैं, देखिए ऐसे डॉक्टर्स बहुत बार मिल नहीं पाते, टेली कंसल्टेशन में भी इतनी व्यस्तता। कोई अगर ऐसा व्यक्ति प्रशिक्षित हो जो आपको होम बेस्ड केयर में काम कर सके, तो उस तरफ एक कोर्स किया गया। उसके बाद जो बेसिक जो आपको सपोर्ट केयर है, जैसे आप कोविड केयर सेंटर गए या क्वारंटाइन सेंटर गए, वहां पे किस तरह की व्यवस्था होनी है, वो एक दूसरा कोर्स जो लॉन्च हुआ है, तो बेसिक केयर। उसके बाद थर्ड कोर्स जो हुआ है थोड़ा एडवांस केयर है, कि आपको थोड़ी जांच कर ले, थोड़ी ऑक्सीजन कैसे, क्योंकि ये जो चीजें हैं अगर चिकित्सक पर्यवेक्षण में बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। उसके बाद इमरजेंसी केयर में क्या किया जा सकता है, उसका भी एक कोर्स किया गया है। इमरजेंसी केयर के बाद जैसे इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट को कैसे चलाना है, जैसे ऑक्सीजन लगाना है, हम लोग बोल देते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है, लेकिन उसको चलाने का भी एक प्रशिक्षण चाहिए। आप और मैं अगर बोलेंगे कैसे करना है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपको दिया, लेकिन कोई अगर आपको प्रशिक्षण नहीं देगा कैसे उसकी निगरानी करनी है, तो उसका भी एक अलग तरीके का प्रशिक्षण होना है। तो उसके बाद एक और जो चीज है जो करना है, कि जैसे बहुत सारे सैंपल हैं, जैसे खकार का सैंपल लेना है, क्योंकि टेस्टिंग में मेन काम होता है सैंपल लेने का। सैंपल लेने के बाद पीछे लैब में काम होता है, तो ये सैंपल को कैसे लेना है, टेस्टिंग का सैंपल कैसे लेना है, खून का सैंपल कैसे लेना है, उसका भी ये 2-3 महीने में क्रैश कोर्स है, जो जिसका प्रशिक्षण आज लॉन्च हुआ है। आने वाले समय में करीब-करीब इतने सारे यूथ तैयार हो जाएंगे जो हमारे जो ऑलरेडी जो सिस्टम है, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उसकी मदद कर पाएंगे। ये जो काम है, इसमें पर्यवेक्षण के साथ अगर इसको जोड़ा जाए तो काफी अच्छे से हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर सुमित, महामारी के इस दौर में, इस दौरान हमने ये महसूस किया कि जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं हमारे मेडिकल सेक्टर में, उनकी संख्या में भी इजाफा करने की ज़रूरत है, यानी कि इस मैन पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही इन्हें स्किल करने की, रीस्किल करने की और अब स्किल करने की ज़रूरत है, और जिसका मंत्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दिया। कितना ज़रूरी आप ये मानते हैं, क्योंकि ये जो पूरा दौर है इसने हमें सिखाया कि अब इस क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा फोकस ज़रूरी हो गया है। देखिए, ये जो सारी चीजें और नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक्स लाई जा रही हैं, ये हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के पर्पज के लिए लाई जाती है। और हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग को समझने से पहले हेल्थ सिस्टम को समझना जरूरी है, जहाँ पे हेल्थ सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट है, जहाँ पे मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, फाइनेंसिंग है, ट्रेनिंग है, अपस्केलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ है, तो ये सारी चीजें हेल्थ सिस्टम का कंपोनेंट है। जब आप बात करते हैं हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है ह्यूमन रिसोर्स का। अब जिन ह्यूमन रिसोर्सेज को हम जानते हैं, जैसे डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, इन सबको तैयार करने में, आपको डॉक्टर को तैयार करने में 5 से 7 साल, फिर उसको एमडी करने में 10 साल लगते हैं, नर्सेज को तैयार होने में 3 से 6 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं। तो उतना वक्त अभी आपके पास नहीं है कि आप उन सब चीजों को तैयार करने आज बैठेंगे तो वो आपको कब मिलेगा। तो इसी के हिसाब से करंट जरूरतों को महसूस करते हुए, करंट जरूरतों को देखते हुए, गवर्नमेंट ने ये विभिन्न जो एक्सपर्ट ग्रुप है उनसे डिस्कशन करके और बहुत ही टाइमली एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया, जो कि 26 स्टेट में 111 सेंटरों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हर वक्त डॉक्टर और पैरा नर्सिंग स्टाफ हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाते। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, फार फ्लंग एरियाज है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे हर जगह पर, हर वक्त पर ट्रेन स्टाफ का पहुंच पाना मुश्किल होता है। तो जहाँ पे इन लोगों की पहुंच नहीं हो पाती, वहां पे ये जो पैरामेडिकल स्टाफ जो अभी क्रैश कोर्स के थ्रू डेवलप होगा, ये डिस्ट्रिक्ट स्किल सेंटर और स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, आगे इनको भेजा जाएगा, ताकि जो एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज हैं वहां पे ये सपोर्ट कर सकें। और ये सिर्फ कोविड ही नहीं, कोविड से आगे भी
इनको यूज करने का प्लान है गवर्नमेंट का, ताकि हमारी जो फिलहाल की करंट जरूरत है वो पूरी हो सके। जी बिल्कुल। डॉक्टर मदान, जो स्थितियां हैं, हमने देखा कि पेंडेमिक और खासकर दूसरी लहर में जो एक पीक आई और उसमें कई चीज़ें, जो हेल्थ इंफ्रा है वो हमने देखा कि कई स्तर पर वो थोड़ा लड़खड़ाया, कई चीज़ों की शॉर्टेज हुई। इन सारी चुनौतियों से आने वाले समय में निपटने के लिए जो प्रधानमंत्री ने आज रोड मैप जारी किया है, जिस तरीके की उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई है, मैं चाहूँगी आप इस पे और प्रकाश डालें कि कितना ज़रूरी हो जाता है जब पूरी दुनिया और हम खुद महामारी के इस दौर से गुजर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे हम लोग का जो अनुभव रहा है फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में, जी। तो आप देखेंगे अगर कोई 100 कोविड के मरीज रहते हैं, फर्स्ट वेव में करीब 50 से 60% घर पे इलाज होता था। उसके बाद 20% आपकी 40% करीब अस्पताल में आते थे। उसके तहत ही आपको कोविड क्वारंटाइन सेंटर, कोविड आइसोलेशन, कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स, ये सब का निर्माण हुआ था। जब लहर धीरे से कम हो रही थी फर्स्ट वेव की, तो सेकेंड वेव जो था, क्योंकि वेरिएंट था, वेरिएंट के कारण क्या तेजी से आया। उतना हम लोग ने उतनी सोचा नहीं था कि इतनी तेजी से। फर्स्ट वेव बहुत ग्रेजुअली आपका राइज किया था, सेकेंड वेव एकदम से तेजी से आया था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ था, जो हमने सिस्टम बनाए थी, तो 4 लाख केसेस एक दिन में चले गए, जबकि हमारे सिस्टम 3 लाख तक के ही कर पाते थे। उसके कारण क्या हुआ कि जो बहुत सारे केसेस जो अस्पताल जा सकते थे, अस्पताल वाले केसेस घर पे ही रह गए और घर पे ही इलाज होता था। तो उस तरह से पुश हो गया। जो आईसीयू के केसेस जो है ऑक्सीजन सपोर्ट वाले में चले गए, तो ऊपर से नीचे तक के केसेस पुश होते चले। लेकिन बहुत सारी बात यह है कि बहुत सारा काम है जो हमें लेसन्स मिले, जो अनुभव मिला है इसमें। अब इस तरह का तो नहीं आएगा, इस तरह का बहुत मुश्किल लगता है कि इस तरह की तरफ ऐसे लहर आने के पहले ही बहुत सारे आपके रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। उस तरह का अनुभव हम लोग। दूसरा, साइड बाय साइड जैसे जैसे वल्नरेबल पॉपुलेशन होता है, जो पॉपुलेशन जो है जो बीमार हो सकती है, अब उसके ऊपर भी नजर है। साथ साथ में अब ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे आईसीएमआर है, डॉक्टर सुमित एंड उनकी टीम अभी एक सीरो सर्वे भी कर रही है, देख रही है कितने प्रतिशत लोग आपके अभी इन्फेक्ट हो चुके हैं। उससे भी एक आ जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन है जो हमारी नेक्स्ट उसमें आ सकती है। उसके साथ आपने देखा होगा कि हमारे जो केंद्र सरकार है, पहले 6 एम्पावर्ड ग्रुप्स थे, अब क्योंकि बढ़ गया है तो एम्पावर्ड ग्रुप्स को और थोड़ा सा जितना अनुभव मिला है उसके हिसाब से अभी 10 एम्पावर्ड ग्रुप्स कर रहे हैं। हर एम्पावर्ड ग्रुप सीधे तौर पे उसकी निगरानी कर रहे हैं और क्या क्या तैयारी हो सकती है उस तैयारी की समीक्षा कर कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ काम करते हुए तैयारियों का तैयारी कराई जा रही है। साथ साथ में आपने देखा होगा कि जो आपका स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी आपको ग्रामीण क्षेत्र, पेरी अर्बन एरियाज और दूसरे ट्राइबल एरियाज के लिए गाइडलाइंस भी रिलीज की है। साथ साथ में जो पीडियाट्रिक केयर है, क्योंकि बच्चे अभी तक के एक्सपोज नहीं हुए, पीडियाट्रिक केयर के लिए भी तैयारी अब शुरू हो गई है और उसके गाइडलाइंस भी आ गए, पीडियाट्रिक का एसओपीज भी निकल गए। उस डायरेक्शन में जो भविष्य में क्या हो सकता है, उस डायरेक्शन में काफी तैयारियां आगे बढ़ रही है। पर मेनली जो अभी जो हम लोग को जो हमें अनुभव मिला है इसका, तो उसमें तो हमें यही देखना चाहिए कि हम इस स्थिति में पहुंचे ही नहीं। तो हमारी तैयारी इतनी रहनी चाहिए कि कब हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, कब हमें वो करना। लेकिन बेसिक्स जो एपिडेमिक मैनेजमेंट का है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मरीजों को पहचानना है, जल्दी से जल्दी मरीजों को पहचानना है, जल्दी से जल्दी उनका उपचार करना है, जल्दी से जल्दी उनके संपर्क में आए लोगों को हमारे उसमें सर्वेलेंस में लाना है, और प्लस जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका प्रचार प्रसार करना है। जब ये सब चलेंगे तो ये जो सेकेंड वेव की जो स्थिति पैदा हुई है, हम आगे और नहीं पैदा होने देंगे। जब तक कि सब लोग नहीं करेंगे ये आगे नहीं बढ़े। अदरवाइज तैयारियां जो हमें अनुभव मिला उसके हिसाब से आगे की तैयारियां पूरे सही दिशा में आगे बढ़े। बिल्कुल, और हर इंडिविजुअल के लिए भी ज़रूरी है कि इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ जो जागरूकता है वो आप हमेशा बनाए रखें। डॉक्टर सुमित, प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया, वायरस जिस तरीके से म्यूटेंट हो रहा है, अपना रूप स्वरूप बदल रहा है, महामारी अभी भी हमारे बीच है, संक्रमण की रफ्तार भले धीमी हुई है लेकिन इसको लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाह बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है।
चूंकि वायरस म्यूटेंट हो रहा है और वैक्सीन को लेकर भी आने वाले समय में बात हो रही है कि हो सकता है बूस्टर डोज लगाने पड़े या वैक्सीन अपडेट करने की ज़रूरत पड़े, ऐसी स्थिति में अगर मैं इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड मैप की हम बात कर रहे हैं, तो वायरस की प्रकृति और रूप स्वरूप को लेते हुए हमारी क्या तैयारी है आगे कि हम किसी भी तरह के म्यूटेंट वायरस से निपटने के लिए या अपने जो लोग हैं उनको सुरक्षित रख सकें? जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन इसके लिए एक बड़ा हथियार है। बिल्कुल, जैसे कि कोविड वायरस जो एक आरएनए वायरस है और ये इसकी एक नेचुरल प्रकृति होती है म्यूटेशन करने की, तो उस म्यूटेशन की प्रकृति को आप रोक नहीं सकते हैं। वायरस जो है वो म्यूटेशन करेगा और यदि म्यूटेशन करने के बाद वो एक कम वायरुलेंट स्ट्रेन में भी जा सकता है और ज्यादा वायरुलेंट स्ट्रेन में भी जा सकता है। जैसे अभी सेकेंड वेव में देखा कि हमने ये ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी वाले स्ट्रेन में चला गया और उसकी वजह से ज्यादा ट्रांसमिशन हुआ और बहुत तेजी से सेकेंड वेव आया। तो उस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल जिस चीज को कर सकते हैं वो जो चीजें हैं वो सेम है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें अपनाना है अभी भी। और इस बीच में सबसे जो इम्पोर्टेंट हथियार है वो है वैक्सीनेशन लगवाना। बिल्कुल। तो वैक्सीनेशन लगवाना जो पहले एक था कि 60 से ऊपर लगाना है, 45 से ऊपर लगाना है और अब 18 से 45 तक भी हो गया है और अब 21 जून से ये भी फ्री मिलने लगेगा हर पॉपुलेशन को। तो जो 18 से अबव पॉपुलेशन है उन सबको अभी भी हेजिटेंसी ना दिखाते हुए वैक्सीनेशन लगाना है। और इसके अलावा जो दूसरी आप तैयारियों की बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली हाल ही में गवर्नमेंट का जो भारत बायोटेक के साथ कोलैबोरेशन है उसने 2 से 18 साल तक के एज ग्रुप के लिए भी वैक्सीनेशन ट्रायल शुरू कर दिया है जो कि बच्चों को भी कवर करेगा। जो एक नॉर्मल पैटर्न होता है किसी भी पेंडेमिक के अंदर की पहली वेव आई है फिर दूसरी आई है और ये वेव जब तक एक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाएगी हमारी कम्युनिटी के अंदर, या तो वो हर्ड इम्यूनिटी इन्फेक्शन से आए या फिर वो वैक्सीनेशन से आए या फिर वो इन दोनों के मिले जुले प्रभाव की वजह से आए जहाँ पे कि कुछ वैक्सीनेशन हो और कुछ इन्फेक्शन हो, तब तक ये वेव्स दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, आती रहेंगी। तो जहाँ इन सब चीजों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है, उतनी ही जिम्मेदारी इस जनता के ऊपर भी है, पब्लिक के ऊपर भी है कि वो अपना बिहेवियर ठीक रखें, जो मास्क का उपयोग करें, एटलीस्ट जहाँ पे भी वैक्सीन लगने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वैक्सीन लगाएं उसको और बेवजह के इधर-उधर ट्रैवल करने से बचें। तो बेसिक नियम अभी भी सेम है और वैक्सीन के प्रति जागरूकता भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर मदान, हमने देखा कि जिस तरीके से पहली वेव के बाद दूसरी वेव में जो संक्रमण है वो शहरों से होता हुआ गांव में, दूर दराज के इलाकों में भी तेजी से फैला। महामारी के दौरान या फिर आने वाले समय में भी जो हमारे गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी उसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए मैं जानना चाहूँगी कि सरकार की ओर से या आने वाले समय में क्या तैयारियां हैं, और ख़ास तौर पे टेलीमेडिसिन का जिक्र जिसके ज़रिए ये बातचीत हो रही है कि एक बड़े शहर दिल्ली या कहीं और के एम्स का डॉक्टर भी किसी दूर दराज के इलाके में किसी डॉक्टर को या मरीज को कंसल्ट कर सके। टेलीमेडिसिन इस क्षेत्र में कितना उपयोगी साबित होगा? ये बहुत ही, जैसे अभी थोड़ी देर पूर्व मैंने आपको बताया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारी करने के लिए ऑलरेडी एक मार्गदर्शिका निश्चित कर दी है और आपके सभी राज्यों के साथ निरंतर उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा समीक्षा की जाती है कि तैयारी कितनी हुई जी। उसके अलावा आप देखेंगे जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हमारी जो स्वास्थ्य की संरचना है, स्वास्थ्य की संरचना में हमारे जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं जिनका आज उन्होंने काफी मनोबल बढ़ा रहा है और काफी प्रोत्साहित भी किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने उल्लेख भी किया है कि किस तरह से हमारे आशा कार्यकर्ता है एंड जो आपके दूसरे कार्यकर्ता जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो इस महामारी में मदद कर रहे हैं, उनकी काफी प्रशंसा करी है। तो हमारे सबसे जमीन के स्तर के जो कार्यकर्ता है वो आशा कार्यकर्ता है। तो पहले वेव में और दूसरे वेव में भी इन्होंने काफी प्रमुख भूमिका निभाई है। जो हाउस टू हाउस सर्वे का जो काम था कि मरीजों को घर घर से जाकर देखें, चिन्हित करें, उनको टेस्ट के लिए लेकर आए, वो वाला काम शुरू से करते रहे। उसके अलावा आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और वो स्वास्थ्य केंद्र उसको अभी जैसे कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहां तक के आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की तैयारी सुनिश्चित हो। साथ साथ में जो आपके जो
पंचायत स्तर पे है, किस तरह से क्वारंटाइन की व्यवस्था करनी है, किस तरह से आइसोलेशन की व्यवस्था करनी है, उस तरह के उसमें भी काम सुचारू से चल रहा है। इसकी निरंतर समीक्षा की जाती है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ये सब तो तैयारियां हो रही हैं। साथ जी साथ जो आपने जो एक महत्वपूर्ण बात करी थी कि किस तरह से जन जागरूकता का काम करना है, ये सब तो तैयारी हो रही है कि कोविड के जो मरीज आएंगे उनको कैसे हमें जांच करनी है, कैसे उसको सिस्टम में लेकर आना है, कैसे उनका उपचार करना है, उस सबका एक प्रशिक्षण तो चल रहा है। प्लस ये आज एक ऐड ऑन हो जाएगा कि किस तरह से अगर होम बेस्ड के लिए हमारे पास युवक तैयार होंगे तो ग्रामीण स्तर पे ही वही युवक घर में ही उसको मदद कर पाएंगे। दूसरा, जी अगर घर में अगर नहीं हो रहा है तो कैसे आइसोलेशन सेंटर या पंचायत स्तर पे अगर कुछ बनाते हैं, वहां पे आप कैसे बेसिक सर्विसेज दे पाएंगे। तो ये जो युवा तैयार हो रहे हैं उसको हम लोग काफी अच्छे से उपयोग कर पाएंगे आने वाले दिनों में। तो ये एक तैयारी है। एक दूसरी तैयारी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। दूसरी तरफ एचआर का जो ये बात कर रहे हैं, तो एचआर की तैयारी में ये कैश फ्लोज काफी आने वाले समय काफी दुर्गमी परिणाम देखने को हमें मिलेंगे कोविड के मैनेजमेंट में। ये सब बिल्कुल तैयारी चल रही है। साथ साथ जब तैयारी चलेगी तो कोशिश यही रहेगी कि किस तरह से कम इसका नुकसान है। तो जी मेन फोकस है कि कैसे हम लोग इसकी कैटास्ट्रोफी को रोक सकें, और उससे बिल्कुल ज्यादा और कोशिश ये करनी चाहिए कि कैसे हम थर्ड वेव को आने के पहले जो जो हमें अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है उसको रखें। बिल्कुल डॉक्टर सुमित, बहुत सारी तैयारियां जो हैं हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से की गई हैं और उसका जो परिणाम है वो हमें देखने को भी मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि हम चुनौतियों पर भी बात ज़रूर करें। जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस तरह की वैश्विक महामारी है और वायरस लगातार म्यूटेंट कर रहा है, और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, इसके अलावा भी हमने देखा कि कई तरह के संक्रमण, चाहे वो ब्लैक फंगस हो या बच्चों में किसी तरह का सिंड्रोम हो, किस तरह की चुनौतियां अभी भी आप देखते हैं इस पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में, जिस पे फोकस किए जाने की या काम किए जाने की जरूरत अभी भी है? देखो, चुनौतियां जो ये हैं ये हर लेवल पर है। जहाँ पे हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ बेड, ऑक्सीजन सप्लाई हम्म, और अवेलेबिलिटी ऑफ वेंटिलेटर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑलरेडी वर्क कर रही है और इसका अपस्केलेशन और अपग्रेडेशन शुरू है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण चीज है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि वो एम्स और अदर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं और हम्म, आने वाले समय में इसके परिणाम दिखेंगे, क्योंकि जी एक इंस्टीट्यूट शुरू होने के बाद में जो उसमें से स्टूडेंट्स और ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ निकलता है, उसको निकलने में वक्त लगता है। इसी के लिए उन्होंने आज कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स की हम्म, शुरुआत की है। तीसरा तीसरा जो होता है कि हमारी जो चुनौती है उसको आप कह सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका इम्यूनिटी लेवल का जानना, जिसके लिए कि सीरो सर्वे शुरू होने वाला है आईसीएमआर की तरफ से विद द सपोर्ट ऑफ अदर ग्रुप्स। एंड देन उसके बाद में एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा आपने कहा कि वायरस का म्यूटेशन, तो वायरस के म्यूटेशन को भी ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए गवर्नमेंट और बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एनआईवी पुणे जैसे इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी इस चीज पे वर्क कर रहे हैं और वो टाइम टाइम पे एडवाइजरी और अपडेट्स जारी करते रहते हैं कि अब म्यूटेशन ये वाला आ गया है और अब नया म्यूटेशन ये आ गया है, जिसके लिए हमें तैयारी करने का मौका मिलता है। जो पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है अभी जी उसके वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए कैपेसिटीज का अपस्केलिंग पहले ही हो चुका है। जहाँ पे हमारी कैपेसिटीज पहले लिमिटेड थी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर, वहाँ हम्म, पे इनकी कैपेसिटीज को पहले ही डबल से ज्यादा कर दिया जा चुका है। और जो वैक्सीन जो पहले से दूसरी कंट्रीज में अवेलेबल हैं, जैसे स्पुतनिक वी है एंड अदर वैक्सीन है फाइजर एंड मॉडर्ना की, तो उनको उनको इंडिया में लाने के लिए जो भी सुचारू और जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको उनको रेगुलराइज किया गया है और थ्रू राइट प्रोसेस उनको इंडिया हम्म, में लाया जा रहा है, ताकि वैक्सीनेशन जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है उसको आप महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथनिंग कर सकें। और सबसे लास्ट है आईसी जी आईसी ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जहाँ हम्म, पे कि ये सारी चीजों का हर लेवल पे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट एजेंसीज हो, हर तरीके से इस चीज पे
चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हो, हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स की वजह से या मोटिवेशन की वजह से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना सकें, जैसे कि मास्क का उपयोग कर सकें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें। जी। और उसमें इन चीज़ों के अलावा एक इस टाइप की अवेयरनेस पैदा की जा रही है कि जहाँ पे वो पहचान सकें कि कौन-सा कोविड का लक्षण है, कौन-सा बिल्कुल। इमरजेंसी का लक्षण है, कहाँ पे वो होम केयर कर सकते हैं, किस कंडीशन में उनको हॉस्पिटल जाके दिखाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं और हर लेवल पे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हर लेवल की चुनौती को सामना किया जाए। बिल्कुल, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए जैसा कि आपने भी कहा, ख़ास तौर पे जो लास्ट आपने पॉइंट का ज़िक्र किया कि जो जन सहभागिता है, वो बहुत ज़रूरी है, लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मदान, कार्यक्रम के अंत में इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूँगी, जो चुनौतियाँ हम देख रहे हैं, उससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारियों की ज़रूरत है? इस तरह का जो भी ट्रेंड देखने को मिल रहा है, उसमें हमें अभी भी सतर्क रहना है। जब केसेस कम होते हैं, सतर्कता की और ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस समय अगर थोड़ा-सा अगर फ़रवरी के लेवल के बिहेवियर में आ गए, तो फिर एक और लहर हम देख सकते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हमें और थोड़ा-सा सर्विलेंस सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है। और अच्छे से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की ज़रूरत है, जब तक कि एक साइज़ेबल चंक ऑफ पॉपुलेशन हमारा पूरी तरह से टीका नहीं लग जाता। तो ये सब 3-4 चीज़ें हैं, एक तो सतर्कता और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और टीका जिनको नहीं लगा हमें प्रेरित करके उनको टीकाकरण के लिए लेकर आना। जब तक एक जैसे कि सुमित ने बताया कि हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाए, टीके और दोनों के मिश्रण, तो जब तक कि साइज़ेबल नहीं आता तो अभी जब तक कि सतर्क रहना ही पड़ेगा। कोई एक अभी हमारे पास एक विकल्प है कि सतर्क रहना है, सावधानी रखनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करना है जी। और लोगों को प्रेरित करना है, टीका के लिए प्रेरित करना है। बिल्कुल। बिल्कुल, तो सरकार की जो कोशिशें हैं पूरे हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करने के लिए, और प्रधानमंत्री ने जो रोड मैप दिया उसमें सारी बातों का जिक्र भी किया, लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो जन सहभागिता, लोगों की अपने खुद के स्तर पर सतर्कता और जागरूकता, जब आप किसी महामारी से लड़ने की बात कर रहे होते हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।